गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत की अपवाह प्रणाली के इस दूसरे वीडियो जिसमें हम भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो जो फर्स्ट वीडियो हमने देखा था जिसमें हमने ग्लेशियर फेड या हिमनद पर आधारित नदियों की बात की थी, दक्षिणी पठार और प्रायद्वीपीय पठार में जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो तुलनात्मक रूप से छोटी और संख्या में कम है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है और ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम हो जाती है। ये ज़्यादातर मॉनसून फेड रिवर्स हैं। ये नदियाँ पहाड़ी प्रदेश पर होकर बहती हैं, जिनके कारण ये नेविगेबल भी नहीं है, यानी नव्य नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो धरातल है वो कठोर है। मार्च से लेकर जून तक जहाँ मैदान की नदियों में हिमालय का हिम पिघल कर आता है, तो उन दिनों पठार की नदियाँ सूख जाती हैं, और क्योंकि इनका उद्गम हिमाच्छादित पर्वतीय भाग नहीं है, जब मानसून का समय आता है तब इनमें पर्याप्त मात्रा में जल आता है। पठार का धरातल ढालू और चट्टानी होने के कारण सिंचाई के लिए यहाँ नहरें भी नहीं निकाली जा सकती। यहाँ पर अगर नहरों की बात की जाए, मतलब सिंचाई के लिए अगर स्रोतों की बात की जाए, तो तालाब, क्योंकि पानी अंदर परकुलेट नहीं कर पाता, अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाता कठोर धरातल के कारण, तो तालाबों से सिंचाई मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जो नदियाँ हैं उन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। यानी वो नदियाँ जिनका अंतिम बिंदु या जो बंगाल की खाड़ी में समाहित हो रही हैं उन्हें हम ईस्ट यानी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली, और अरब सागर में जाकर सम्मिलित होने वाली, समाहित होने वाली नदियों को वेस्ट फ्लोइंग रिवर के रूप में विभाजित कर सकते हैं। ईस्ट फ्लोइंग यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सर्वप्रथम हम बात करते हैं महानदी की। ये नदी मुख्य रूप से दंडकारण्य के उत्तरी पहाड़ी से निकलकर, जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ये 851 किलोमीटर लंबी है, और इसका ऊपरी भाग छत्तीसगढ़ जो प्लेन के रूप में है, बेसिन के रूप में, छत्तीसगढ़ प्लेन के रूप में जाना जाता है। निचले नदी के निचले कोर्स में, निचले भाग में ये नव्य है, कुछ मात्रा में यहाँ पर नावें चलती हैं, नेविगेशन होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा ड्रेनेज बेसिन इन राज्यों में सम्मिलित है, और इसमें कभी कभार जो बहुत अधिक फ्लड्स, जिनका कारण बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती क्रम है, विक्षोभ बन जाते हैं, जब उनके कारण यहाँ पर तीक्ष्ण बाढ़ें आती हैं, जिनके कारण जो डेल्टाई भाग हैं वो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। यहाँ पर मल्टीपर्पज़ एक डैम हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक सिल्ट डिपॉजिटिंग स्ट्रीम में, यानी जिसमें अवसाद एकत्र हो रहे हैं, उनमें एक एक्टिव सक्रिय नदी के रूप में है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, कोयल और शंख नदियों के संगम से मिलकर के ये बनती है और प्रवाहित आगे बढ़ती है। नेक्स्ट जो नदी आती है वो है गोदावरी। गोदावरी नासिक, महाराष्ट्र में नासिक से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 60 किलोमीटर दूर त्रयंबक गांव से 1067 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल डिस्चार्ज करती है, वहाँ पर गिराती है। 1465 किलोमीटर लंबी है और लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है,
और इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। ये आप ध्यान रखिए कि कई बार आ जाता है नेट में कि निम्न में से कौन से राज्य में कोई विशेष नदी जैसे गोदावरी नदी प्रवाहित नहीं होती, गोदावरी नदी तंत्र नहीं सम्मिलित है। तो ये इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। इसको आप मैप के जरिए अगर बनाएंगे तो याद करने में सुविधा होगी। इसकी मुख्य सहायक नदी पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है। गोदावरी में हैवी फ्लड्स आते हैं, कई बार बहुत बाढ़ें देखने को मिलती हैं और इसमें बहुत खूबसूरत गॉर्ज, गहरे गड्ढ बने हुए हैं। डेल्टाइक स्ट्रेच पर जहाँ इसका जो फ्लो है वो कम हो जाता है, वहाँ पर ये ज़रूर नेविगेबल है। और इसकी कुछ ब्रांचेस लार्ज डेल्टा, राजमुंद्री जो स्थान है वो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण भागों में, शाखाओं में बट जाती है, त्रिकोणाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट जो नदी है वो है कृष्णा, महाबलेश्वर में, सह्याद्री से महाबलेश्वर में निकलती है और ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। इसकी टोटल लेंथ, कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक कोयना, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीम, मूसी और मुनेरू हैं। इसके ड्रेनेज बेसिन में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। कृष्णा लार्ज जो डेल्टा, कृष्णा जो अपना लार्ज डेल्टा बना रही है वो गोदावरी के मर्ज होने के बाद ये पुनः प्रकट होती है। लास्ट आती है इसमें कावेरी। कावेरी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में ये उत्पन्न होती है, उद्भूत होती है और कुर्ग जिले में 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। वहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से होकर 805 किलोमीटर बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 80,290 वर्ग किलोमीटर है। इसके किनारे पर उपजाऊ भूमि है और कई बांध बने हुए हैं। यहाँ पर कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम द्वीपों को घेर रखा है। कावेरी, शिवसमुद्रम के नीचे कावेरी दोनों शाखाओं में कई सुंदर जलप्रपात भी बनाती है और यहाँ डेल्टा में तंजम्बुर उपजाऊ जिला बसा है जिसे दक्षिण का उद्यान कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जो ये तथ्य है ये आप जान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इस स्लाइड में अगर आप देखें तो यहाँ ये विंध्यन माउंटेन रेंज है और विंध्यन जो क्रम है, ये विंध्यन क्रम पर्वतीय श्रृंखला, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मैकाल हिल्स हैं जिनसे उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी और दक्षिण की ओर महानदी और पश्चिम की ओर नर्मदा प्रवाहित हो रही हैं। सतपुड़ा माउंटेन रेंज मध्य में है। इसके दक्षिण में महादेव हिल और इसके पश्चिम में सतपुड़ा हिल्स हैं। इसके बीच में महादेव से तापी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और इसके दक्षिण में अजंता हिल्स, अजंता एलोरा जो प्रमुख प्रसिद्ध केव्स हैं वो यहाँ पर विद्यमान है। नेक्स्ट जो आती हैं वो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जिनकी हम बात करते हैं, यानी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। इनमें नर्मदा जो कि अमरकंटक, मैकाल रेंज में अमरकंटक प्लेटू से मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है और ये लार्जेस्ट, पेनिनसुला की लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग यानी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ये सतपुड़ा और विंध्यन रेंज के बीच में, ये बात ध्यान रखने की है, रिफ्ट वैली, आपको याद हो तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है, रिफ्ट वैली यानी भ्रंश के कारण व्युत्पन्न हुई घाटी को भ्रंश घाटी, उसमें से होकर ये प्रवाहित होती है। यहाँ जबलपुर के निकट धुआंधार बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है। नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इस नदी पर बना है
चूंकि ये नदी एक नैरो, एक सकरी घाटी से प्रवाहित होती है, इसकी बहुत ज़्यादा जो ट्रिब्यूटरीज नहीं हैं, इसमें हिरन नदी राइट बैंक से यानी कि सीधे दाहिने किनारे से आकर इसमें मिलती है, और बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत छोटी हैं और राइट एंगल पर जॉइंट करती हैं। ये अरब सागर से ये भरूच में मिलता है। 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी, देखिए एस्चुरी और डेल्टा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एस्चुरी एक स्ट्रेट चैनल की तरह समुद्र में प्रविष्ट हो जाने वाली आकृति है, जबकि डेल्टा जिसमें अवसाद की मात्रा इतनी अधिक होती है, डिपोजिशन इतना ज़्यादा होता है, ज्वारीय तरंगे उसे प्रभावित नहीं कर पाती, जिसके कारण एक त्रिकोणाकार या एक पंजाकार किसी भी रूप में बनती है। तो नर्मदा जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। कई छोटे छोटे आइलैंड नर्मदा के एस्चुरी में देखे जाते हैं, जिनमें एलियाबेट जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर है। इसी तरह से दूसरी नदी है तापी। तापी सतपुड़ा रेंज से ओरिजिन हो रही है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से उत्पन्न होती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 राज्य इसके ड्रेनेज के अंतर्गत आते हैं। वेस्ट की तरफ ये प्रवाहित हो रही है, नर्मदा के पैरेलल ये भी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। उकाई डैम तापी नदी पर जो बना है वो अर्बन यानी नगरीय और एग्रीकल्चरल कृषिगत उपयोग के लिए सूरत के आसपास के क्षेत्रों में जल उपलब्धता करवाता है। तीसरी जो इसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है लूनी, जो पुष्कर के निकट ओरिजिन होती है और इसकी 2 ब्रांच सरस्वती और साबरमती, जो कि बाद में गोविंदगढ़ के निकट वापस मिलती हैं और इससे नदी बनती है और अरावली को क्रॉस करते हुए, अरावली को बाहर निकलते हुए, आगे बढ़ते हुए ये लूनी के रूप में जानी जाती है। ये अरावली के पश्चिम की ओर राजस्थान में सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है और ये लूनी जो है वो रेगिस्तानी भाग में, राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होती है। ये देखिए आप, ये मैप है, इसमें सारी ईस्ट फ्लोइंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो नदियाँ जो कि पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में, और ये वो नदियाँ जो कि पश्चिम यानी अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पर हमने बात करी महानदी की, ये आपकी गोदावरी तंत्र है, ये कृष्णा है, ये यहाँ पर कावेरी है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वैगई, छोटी छोटी कई और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं, और पश्चिम की ओर जो प्रवाहित हो रही है उनमें नर्मदा, तापी और इधर लूनी प्रमुख नदियां हैं। यहाँ एक और स्लाइड आपके लिए ये वाली है, जिसमें मैं डेल्टा और एस्चुरी में आपको एक बार और फर्क बता देती हूँ। डेल्टा ट्रायंगुलर शेप में जनरली होता है और डेल्टा लो टाइड रीजन यानी निम्न ज्वार भाटे के क्षेत्र में बनता है, ताकि ज्वारीय तरंगों द्वारा इसे नुकसान ना हो। और डेल्टा के क्षेत्र फर्टाइल लैंड भी होते हैं, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये प्रमुख डेल्टा बनाती हैं। और शार्प एज्ड, ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, यहाँ पर जो डेल्टा है ये यहाँ पर डिपोजिशन पूरा का पूरा एक शेप में है, इसकी डाइवर्जन हो, इसकी शाखाएं हो जाती हैं। इन्हें वितरिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, देखिए जब मलबा इकट्ठा हो जाता है तो मलबा इकट्ठा होने के बाद नदी एक धारा में समुद्र में नहीं मिल पाती, बल्कि उस अवसाद की वजह से और उसकी गति कम होने के कारण कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज या वितरिका कहा जाता है। जबकि एस्चुरी जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक चैनल के रूप में, एक सीधी धारा के रूप में जाकर के समुद्री भाग से मिल रही है। इसमें जो शार्प माउथ है रिवर का, वो इसमें डिपोजिशन बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि हाई टाइड है, ज्वारीय तरंगे जो हैं वो इसे प्रभावित करती हैं और बहा करके ले जाती हैं, इसलिए हाई टाइड रीजन में देखने को मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पर फर्टाइल लैंड भी नहीं है, क्योंकि डिपोजिशन बहुत कम है। नर्मदा और तापी प्रमुख एस्चुरी रिवर्स भारत की मानी जाती हैं। एक और चीज़ जो आपको मैं लास्ट में इसके ड्रेनेज के बारे में, कंपैरिजन कई बार आ जाता है कि हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है, तुलनात्मक अध्ययन बताइए। तो इसका अगर उत्पत्ति क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहाँ से अगर इसके कुछ पॉइंट्स में इसका
डिस्कशन करें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हिमालय ग्लेशियर, हिमालय जो नदियां हैं, हिमालय से उत्पन्न उत्तरी भारत की जो नदियां हैं, वो हिमालय पर्वत से, जो कि ग्लेशियर से ढकी हुई है, वहाँ से व्युत्पन्न होती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर की पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार और सेंट्रल हाईलैंड से उत्पन्न होती हैं। बेसिन साइज जो है इसका, जो हिमालय रिवर्स हैं उनका बहुत बड़ा है, कैशमेंट एरिया भी बड़ा है, जबकि पेनिनसुलर रिवर का छोटा है, कैशमेंट एरिया भी छोटा है, क्योंकि यहाँ पर जो कठोर डेक्कन ट्रैप है वो इसका बहुत बड़ा कारण है। टाइप ऑफ ड्रेनेज एंटीसीडेंट यानी पूर्वगामी है, और जो कि हिमालय से, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व के समय की है, जबकि पेनिनसुलर की रिजुविनेटेड अधिकांशतः नवोन्मेष वाली हैं, रेडियल हैं, अरीय हैं यानी कि, और रेक्टेंगुलर आयताकार है। इनका इस प्रकार का एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित पैटर्न्स हैं। वैलीज जो है जो हिमालय की, वो स्टीप है, क्योंकि खड़ी, जो अगर रिलीफ देखा जाए तो इसकी वजह से ये जो घाटियां हैं वो बहुत गहरी घाटियां हैं, स्टीप खड़े ढाल वाली हैं, जबकि इनकी जो घाटियां हैं वो शैलो हैं, छिछली हैं तुलनात्मक रूप से, और इनकी तुलना में, हिमालय की तुलना में लेस ग्रेडेड यानी कम प्रवणित है, और इनमें कम जो इरोजनल एक्टिविटीज जो हैं, यानी कि उनका चूंकि डायनामिज्म कम है, गत्यात्मकता कम है, इसीलिए उनमें अपरदनात्मक क्षमता भी कम देखी जाती है। वाटर फ्लो ये पेरिनियल है, यानी कि सदावाही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि हिमालय रिवर सदावाही है, पूरे साल ग्लेशियर, हिमनद और वर्षा से, दोनों से, मुख्य तो हिमनद है इनका सोर्स, लेकिन अगर जब रेनफॉल होता है तो और ज़्यादा उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो दोनों से पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है। एंड पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, तो सीजनल है ये। स्टेज दीज रिवर्स फ्लो अक्रॉस द यंग फोल्ड माउंटेन्स आर स्टिल इन यूथफुल स्टेज। चूँकि हिमालय की नदियाँ जो हैं वो, चूँकि हिमालय अभी भी उत्थान की रूप में देखा जाता है, उत्थान हो रहा है उसका, उत्थित हो रहा है, इसीलिए इसमें यंग फोल्ड्स पाए जाते हैं, इसीलिए जो नदियां हैं वो भी अपनी युवावस्था के कगार में है, जबकि पेनिनसुलर जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, चूंकि इसमें ओल्डेस्ट प्लेटू है, ये वाला पार्ट जो है जिसमें प्रवाहित हो रही है, आपको पता है ओल्डेस्ट प्लेटूज में आता है ये, शील्ड्स जो इसमें कवर है उसका, तो अपने बेस लेवल, अपने इरोजन के, देखिए नदी, आपको ध्यान हो, नदी का जो आधार तल, बेस लेवल जिसकी बात हम करते हैं, वो बिंदु होता है जहां पर उसके समुद्र तल के बराबर अपर्दन करने की क्षमता होती है, बराबर लाती है। तो ये अपने लास्ट स्टेज में चल रही हैं कि उसके बराबर बेस लेवल को अप्रोच करने की स्थिति में आ चुकी हैं ये, तो ये अपनी ओल्ड स्टेज में चल रही हैं। मियांडर्स, चूंकि यहाँ पर प्लेन में, जब हिमालय रिवर जब प्लेन में एंटर करती हैं तो वाटर फ्लो सडन रिडक्शन, स्पीड में अचानक कमी आ जाती है, और इसकी वजह से मियांडर्स बनते हैं, विसर्प बनते हैं। जबकि हार्ड रॉक सरफेस है, चूंकि प्रायद्वीपीय पठार का हार्ड रॉक सरफेस है, कठोर है, और नॉन एलिवेल जलोढ़ जो इसका नेचर है वो कम मिलता है, इसीलिए यहाँ पर मियांडर्स बहुत कम मिलते हैं। मोर और लेस स्ट्रेट कोर्स को ये फॉलो करती हैं, यानी सीधे रूप में ये प्रवाहित होती हैं। डेल्टा और एस्चुरी फॉर्मेशन, जो ज़्यादातर हिमालय रिवर्स हैं, दे आर फॉर्मिंग डेल्टाज। सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, जबकि जो अगर ये स्ट्रेट जो फॉर्म ये कर रही हैं, चूँकि ये हाई टाइड लेवल पर भी हैं, तो ज्वारीय तरंगें ने वॉश आउट कर रही हैं पेनिनसुलर रिवर की। इनमें कुछ नदियाँ, जैसे जो ईस्ट फ्लोइंग है, जहाँ पर लेवल जो टाइड लेवल है वो लो है, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी वो डेल्टा बना रही है, जबकि वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा और तापी मुख्य रूप से एस्चुरी, जहाँ पर ज्वारीय तरंगे अवसाद को बहा कर ले जा रही हैं, वो एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं। इनके बाद अगर हम एक दृष्टि डालें तो हम झीलों की भी बात कर सकते हैं। झीलें भी कई बार आपके लिए महत्वपूर्ण है। झीलें जिनका उद्गम, जिनकी उत्पत्ति विवर्तनिक कारणों से हो रही है, ज्वालामुखी उद्गार से भी, जो क्रेटर होते हैं उनमें जल एकत्रित होने से बनती हैं। अनूप झीलें भी पाई जाती हैं। अनूप झीलें मतलब समुद्र की धाराओं और पवन के टीले के
ला करके समुद्र से कोई भाग जो बालू के द्वारा अलग हो जाता है, तो जल जो इकट्ठा हो जाता है उसके, तो उसे बैक लेक या अनूप झीलें कहा जाता है। इसी तरह हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, वायु द्वारा, अलग अलग प्रकार से झीलों का निर्माण देखा जाता है। अगर हम भारत में मुख्य झीलों की बात करें तो मैं आपको मोटे तौर पर बता देती हूँ कि ये भीमताल, अगर कुमायूं हिमालय की बात करें तो इसमें भीमताल झील, इनका भी आप एक मैप बना सकते हैं जो कि काठगोदाम में है। नैनीताल झील प्रमुख है। नौकुचिया झील भीमताल से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। कुमायूं हिमालय जो कि मुख्य रूप से उत्तराखंड के हिस्से में ये विद्यमान है। कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर में हम वुलर और डल झील मुख्य हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो राजस्थान की बात करते हैं तो सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, पंचभद्रा, देवड़ झील, राजसमंद झील प्रमुख हैं। इनमें सांभर और पंचभद्रा जो झील है वो सॉल्टी यानी नमक प्रधान, नमकीन जलीय जो भाग है, लवणीय जो जल है उससे बनी हुई झीलें हैं। इसी तरह गुजरात में नल सरोवर, महाराष्ट्र में लोनार झील, केरल में वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील जो है वो प्रमुख है। ये इधर अब तमिलनाडु की ओर चलते हैं। वीरानम, चेंबर मैक्कम, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील ओडिशा में, चिल्का झील लोकटक मणिपुर में और सोंगमो झील सिक्किम में महत्वपूर्ण झीलें हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो अनूप झीलों में मुख्य रूप से जिसकी बात हमने की ओडिशा में चिल्का झील बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह अनूप झीलों में पुलिकट झील और जो कि अनूप झील मतलब समुद्री जल के बालू भित्ति के द्वारा अलग होने से बनी हुई जो झील है वो इसके अंतर्गत आती है। तो इन सारी झीलों का भी आप एक मैप बना लीजिएगा। अगर वाटरफॉल्स में मोटे तौर पर आपको बताऊं तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम प्रपात प्रमुख है, जल विद्युत के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। शरावती नदी पर जोग प्रपात महत्वपूर्ण है। नीलगिरी की पहाड़ियों में पायकारा, बेलगांव में गोकक नदी पर गोकक प्रपात, कोटा में चूलिया प्रपात और नर्मदा नदी में जबलपुर के निकट जिसकी बात हमने की धुआंधार वाटरफॉल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे जो मैप हैं जिनकी बात हमने की है, ये आप नदियों को ब्रीफ में पहले कैटेगराइज करिए उन्हें। उत्तरी भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। फिर आप हिमालय में 3 तंत्र जिसकी बात हमने की, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और दक्षिणी भारत में ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। इस तरह से आप इन्हें कैटेगराइज कर लीजिए और इसका मानचित्र बना लीजिए, झीलों का मानचित्र बना लीजिए। झीलें और जो जलप्रपात है नेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो हम आगे जब देखेंगे तो हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के लिए भी वो हमें लाभदायक होंगे। इसीलिए इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न जब आता है तो भारत में अपवाह प्रणाली का विस्तार से वर्णन करते हुए हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो आशा करती हूँ दोनों वीडियोस आपको क्लियर कर देंगे भारत की अपवाह प्रणाली को। आगे हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो होगी वेजिटेशन की। थैंक यू एंड टेक केयर।